हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 10th फरवरी। तो आज देखते हैं, आज कुछ अपने नोट्स पे ना पुराने जो आपने बना रखे हैं उनमें कुछ एडिटिंग का आज काम पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, जब जब होगा मैं बता दूंगा आपको। तो आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। तो आज न्यूज़पेपर में था कि शशि थरूर और कई जो रिपोर्टर्स के ऊपर केस दर्ज हुआ था उसके ऊपर सेक्शन 124A के तहत। तो वो देखते हैं क्या है। एक तो सेडिशन जो है, मुझे पता आप ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे सेक्शन 124A 153A, बट आया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो सेडिशन है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका कर्म, कोई भी आप ऐसा काम ऐसा करें जो हेट्रेड लेके आए टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको इलीगल कहा जाता है, वो पनिशेबल है। ठीक है। और ये कब से इंडिया में? सिंस 1870। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये बेसिकली 17th सेंचुरी में आया था इंग्लैंड में। तब उनको लगता था कि हमारे खिलाफ कोई बात उठनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये तब लेके आए थे। और उसी को ये जब इंडिया में हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो 1870 में लेके आए थे ब्रिटिश। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इस सेक्शन में किस आदमी को, हमारे किस फ्रीडम फाइटर को प्रोसिक्यूट किया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक इन 1897। ये कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट पर्सन कौन थे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को भी इसमें ट्राई किया गया था। हाँ, महात्मा गांधी को भी किया गया था, क्योंकि उनकी एक आर्टिकल आते थे यंग इंडिया में, तो उस ब्याह पे किया गया था। तो इसमें कोर्ट में कई बार जिरा हुई थी जब हम आज़ाद हुए कि ये तो गलत है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी इस वजह से। जो आर्टिकल 19 में जो अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट था, उसकी जगह लिखा गया था इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो आपको याद रखने वाली बात ये कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसका इस ऑफेंस को लेके भी हुआ था, सेडिशन ऑफेंस को लेके, जिससे अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 19(2) में। ठीक है। उसके बाद स्पेशल मैरिजेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वैसे तो हमने एक थोड़ा सा ये पहले भी लिखा था कि 30 दिन का वो नियम हटा दिया कि आपको मैंडेटरी है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था कि मैंडेटरी नहीं है वो 30 दिन का आपको छापना। तो हमने उस टाइम भी लेक्चर में डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा स्पेशल मैरिज एक्ट का थोड़ा देख लीजिए, ये 3-4 बार आ चुका है न्यूज़ में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक तो बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेशन है, याद रखिएगा। वैलिडेट करती है ये इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिजेस को। और एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ आर नीडेड। एक तो ये याद रखिएगा, नहीं तो आदमी सोचते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज है तो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका सेक्शन 4 और 5 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है कि एक तो किसी भी पार्टी की जो दो मियाँ बीवी, अगर सपोज करिए एक आदमी एक औरत गए हैं शादी के लिए, तो उनकी कोई भी दोनों के स्पाउस नहीं होनी चाहिए, लिविंग स्पाउस। मतलब उनकी कोई बीवी और आदमी की कोई बीवी या जो लड़की आई है उसका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो मरा हुआ होना चाहिए, मतलब लिविंग नहीं होना चाहिए। बोथ द पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। सेन होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए। और द पार्टी शेल नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। कोई भी ऐसी काम में नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड है। और इसमें एज जो रखी गई है वो मिनिमम है मेल की 21 और फीमेल की 18। ये लिख लीजिए आप। और सेक्शन 5 6 का क्या है कि द पार्टीज विशिंग टू मैरी, उनको एक नोटिस देना पड़ता है मैरिज ऑफिसर को कि हमने शादी करनी है। ठीक है। जहाँ पे कोई भी, या तो आदमी या औरत जहाँ पे रहते हैं, उस जगह एक मैरिज ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद वो जो मैरिज ऑफिसर है वो एक नोटिस निकालता है, पब्लिश करता है नोटिस। इस बात को ही सारा खेल हो रहा है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वो 30 दिन पहले देना पड़ता है आपको, शादी करने से पहले। जब आपने उसको रजिस्टर कराना है उससे 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो 30 दिन तक वो पब्लिश होगा। उसके टाइम क्या होगा कि कोई भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है या कोई किस बात को लेके कोई ये है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो विद इन 30 डेज वहाँ पे बता सके मैरिज ऑफिसर को। और उसके बाद फिर मैरिज ऑफिसर देखेगा कि वो बात ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो वो मैरिज को रिजेक्ट कर देगा। और इसके बाद फिर जब ये आया था कि द कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ ऑप्शनल फॉर द पार्टीज कि टू मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग। ठीक है, ये ऑप्शनल है कि वो छपवाना चाहें या ना छपवाना चाहें। तो ये बात याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको छपवाना ही छपवाना पड़ेगा। और देखिए, इन केस द पार्टीज डू नॉट मेक सच अ रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन राइटिंग, अगर नहीं देते हैं तो मैरिज ऑफिसर शेल नॉट पब्लिश एनी सच नोटिस। ये याद रखिएगा, ये करा गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर वो दोनों आदमी और औरत राइटिंग में देंगे कि पब्लिश किया जाए तभी पब्लिश करना है, नहीं तो पब्लिश नहीं करना है। ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, जो है राइट आर्टिकल 21 में।
उसके बाद हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पूरा देखा था, तो ये अब बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो फार्मर्स एजिटेशन की वजह से भी वो कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है इधर से उधर से ऑफेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा ना इसकी अमेंडमेंट्स हुई थी 2019 में, तो जहाँ आपने पीएमएलए एक्ट का हमने एक्सप्लेन किया था, काफ़ी कुछ किया था उसमें ना। अब ये जब ज़्यादा आ रहा है तो हमें इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हर न्यूज़ की डिटेलिंग नहीं जानी होती। हर न्यूज़ से हमें ये करना होता है कि उसका बेसिक्स क्या निकलते हैं। बट जब वो ज़्यादा ही पीएमएलए ऑफेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें थोड़ी और डिटेलिंग में जाना होगा। तो जहाँ आपने वो पीएमएलए एक्ट के नोट्स बनाए हैं उसमें ये एडिट कर लीजिए, इसमें ये अमेंडमेंट करके ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर लीजिए, ताकि आपका जो वो पीएमएलए एक्ट है फिर वो पूरा एक कंसोलिडेट हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि एक तो इन्होंने कहा है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब जो भी क्राइम से आपके पास पैसा आया है, आपको मैं पीएमएलए का सारा समझा ही चुका हूँ। तो उन्होंने कहा है कि पीएमएलए से जो आपको सारा पैसा आया है, वो इस बार इसमें इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या करा है कि सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी जो आपका पीएमएलए ऑफेंस से आया है। जो जिस केस के तहत आपको अंदर किया गया है या आपके ऊपर कार्रवाई करी गई है, सिर्फ उस प्रोसीड्स का पैसा नहीं, बट ऑल्सो जो भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदी है और जिस पे से कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस से लेके वो प्रॉपर्टी को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में देखिए, हो सकता है आपके ऊपर केस दर्ज किया गया हो ए के अगेंस्ट, ठीक है, तो ए कानून के अगेंस्ट अगर आपके ऊपर दर्ज किया गया है, मगर आपका जब तफ्तीश करी जाती है तो पता चलता है कि बी और सी क्राइम से भी रिलेटेड आपने पैसा इकट्ठा किया है, तो अब वो बी और सी वाला क्राइम का भी पैसा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं है सिर्फ अगर वो ए के अंदर नहीं आता तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नहीं, वो इंक्लूड किया जाएगा। और एक उन्होंने सेक्शन 17 और 18, ये सेक्शन 17 सेक्शन 18 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली हमें क्या याद करना है, एक उन्होंने जो ये अमेंडमेंट करी है उसमें तो एक प्री रिक्विजिट जो पहली रिक्वायरमेंट होती थी एफआईआर या चार्जशीट की, इसको हटा दिया गया है और इस ऑफेंस को जो है पीएमएलए ऑफेंस को कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल बना लिया गया है। कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि ईडी के ऑफिसर्स, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ उस वाले लेक्चर्स में कि ईडी ही इसकी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर पीएमएलए ऑफेंसेस को वो करती है। तो उसमें ईडी को एम्पावर किया गया है कि विदाउट वारंट भी वो अरेस्ट कर सकती है अक्यूज्ड को। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे आपने पहले में लिखना है कि पीएमएलए के अगेंस्ट ऑफेंस के अगेंस्ट क्राइम की जो प्रॉपर्टी बनाई है वो भी, और प्लस अगर अदर शेड्यूल्ड ऑफेंस में है वो भी प्रॉपर्टी। दूसरा लिख लीजिए एफआईआर चार्जशीट की प्री रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा लिखिए कि विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक इन्होंने पावर दी है सेंटर को कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठाए, क्योंकि देखिए अलग अलग एजेंसीज अगर इंक्वायर कर रही हैं तो उसमें इंटर डिपार्टमेंटल इंटर एजेंसी की कोऑर्डिनेशन हो सके, इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बैठेगी अब। और एक अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस को एक स्टैंड अलोन क्राइम भी लेके चलेंगे। स्टैंड अलोन क्राइम क्या होता है कि पहले इसको इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं माना जाता था, किसी ना किसी क्राइम के साथ जोड़ा जाता, बट अब मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिपेंडेंट क्राइम भी माना जाएगा। तो ये लिख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट क्राइम। ठीक है, और जो आदमी होगा जिसको गिल्टी माना गया है, वो जब तक गिल्टी माना जाएगा, जब तक वो उस पैसे से जो उसने पीएमएलए ऑफेंस से निकाले हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, उसको जब तक वो एंजॉय करा, जब तक उसको गिल्टी माना जाएगा। तो इसको इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है उसको कंटिन्यूअस ऑफेंस माना गया है, क्योंकि अगर आपके पास कहीं से पैसा आता है तो आप एक दिन में खर्च नहीं करते, वो कई दिनों तक खर्चा करते रहते हैं, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस ऑफेंस माना गया है। और इसमें ईडी को पावर दी गई है कि अगर आपने इसके तहत अगर कहीं बाहर भी पैसा कमाया है, सपोज करिए आपने पीएमएलए ऑफेंस के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जो प्रोसीड्स आई थी उससे आपने विदेश में कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ कर लिया, तो उसके इक्विवेलेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के आपकी प्रॉपर्टी से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया और आपने गंदे काम से पैसा कमा के बाहर भेज दिया तो आप कहीं नहीं, आपको पकड़ा नहीं जाएगा या आपकी यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी इक्विवेलेंट यहाँ भी प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर ली जाएगी अब। और हमने ट्रांस फैट का सारा पढ़ लिया है कि अभी अभी अमेंडमेंट हुई थी तो हमने वो भी कर लिया है, तो वैसे ही दोबारा आया हुआ है तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। एक तो WHO का जो टारगेट है हम 1 साल में पहले ही कर लेंगे, इसको कर लो क्योंकि बहुत दिनों से आ रही है। ये हमने पढ़ा था कि जब हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने कहा था कि ट्रांस फैट जो है वो रेड मीट में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, बट हमें जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया गया है वो हमें बेसिकली ख़त्म करना है। एक बात इसमें अच्छी आई थी, तो ये आप इसमें अमेंडमेंट करके और पॉइंट लिख लीजिए कि अगर आप ट्रांस फैट अगर चलो 2% से कम भी कर देंगे ना, कहते हैं, मगर उसको अगर हाई टेम्परेचर पे अगर उस प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट में अगर आपने सपोज करिए जो नकली घी है वो डाला और उस प्रोडक्ट को अगर आप बार बार गर्म करते रहेंगे ना, तो उसके अंदर ट्रांस फैट कॉन्टेंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांस फैट अगर हमने कम भी रखा है, चलो 2% कर भी दिया, बट अगर उस प्रोडक्ट को बार बार पकाया जाएगा तो उसके अंदर ट्रांस फैट कॉन्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा।
ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। वो ऊपर वाले पॉइंट्स हम लिख ही चुके हैं, बट बस आप ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। रिपीटेड यूज ऑफ हाई टेम्परेचर कैन इंक्रीज द ट्रांस फैट कॉन्टेंट। सिर्फ ये छोटी सी लाइन ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आज ये मैरीगोल्ड का था पेज 8 पे, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। मैरीगोल्ड मतलब बेसिकली गेंदे का फूल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि गेंदे का फूल ना एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड कैरोटीन के में भी काम आता है। क्रूड कैरोटीन जो है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो अभी तक हम जो इंडिया है जो इंपोर्ट करता है वो चाइना से और दूसरी कंट्रीज से कैरोटीन, क्रूड कैरोटीन। तो कहते हैं कि हम इससे जो है क्रूड कैरोटीन भी निकाल सकते हैं। कहते हैं मैरीगोल्ड का जो क्रूड कैरोटीन होता है वो 1.4% होता है उसके अंदर। और बट एक नई क्वालिटी निकली अर्का शुभा, उसके अंदर 2.8% है। तो ये अर्का शुभा चाहे ना भी याद रखो, बट ये याद रखना कि मैरीगोल्ड एक जो फ्लावर होता है, गेंदे का फूल जिसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा मंदिरों वगैरह में भी बड़ा चढ़ता है पीले रंग का, तो उसके अंदर कैरोटीन कंटेंट होता है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम आता है। और एक दूसरा इसका मैरीगोल्ड का दूसरा वो है कि एक तो इसको बहुत लार्जर एरिया चाहिए होता है मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन के लिए, ये याद रखिएगा, स्मॉल एरियाज में नहीं कर सकते। दूसरा ये जो अर्का शोभा निकाली है वैरायटी, इसका सबसे अच्छा यूज ये है, ये पोल्ट्री सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसके जो पेटल्स हैं वो हम मुर्गों को खिला सकते हैं, मुर्गियों को खिला सकते हैं, ताकि जो यॉक आए, ये एग में एग यॉक होता है ना येलो पार्ट, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है और ये फीड की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो कई बार ना जैसे पहले एक बार आ गया था नीम कोटेड यूरिया का क्या यूज़ है, तो ऐसे ही अगर यूज़ आ जाता है कि मैरीगोल्ड के क्या यूजेस हैं, तो आप सोचेंगे फ्लावर है तो क्या यूज़ होगा, तो उसमें आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये इट्स अ फ्लावर बट इट कैन बी यूज एज अ कैरोटीन एक्सट्रैक्शन, फॉर कैरोटीन एक्सट्रैक्शन, और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हेल्पफुल है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट कैन बी यूज एज अ फीड फॉर पोल्ट्री एंड शीप। उसके बाद देखिए एक दिल्ली एंड सेंटर का रिलेशन का, क्योंकि आपको पता है वो दिल्ली का अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ को वो कर रहे हैं, एलजी को मोर पावर दे रहे हैं। तो जब आप ये पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो दिल्ली के साथ हमने बेसिक रिलेशन पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा ना दिल्ली और सेंटर का रिलेशन पर अच्छी तरह पढ़िएगा। एडिटोरियल पे एक स्ट्रैटेजिक सेल और आत्मनिर्भर भारत पैकेज का था, वो हम ऑलरेडी जितना देख चुके हैं उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे एडिटोरियल पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में था ना, फर्स्ट एडिटोरियल पेज पे ही जो नीचे वाला मोटे में दिया होता है, उसमें ना एक लाइन बड़ी अच्छी थी कि मोर देन 40% ऑफ द फोन मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स, जितने भी मतलब अगर सपोज करिए हिंदुस्तान में अगर 100 आदमियों के पास मोबाइल है, तो उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल तो है बट इंटरनेट नहीं है। तो कई बार ना जैसे इंटरनेट ब्रेकडाउन चल रहा है आजकल, कहीं कहीं इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो कई बार ना 3-4 स्टेटमेंट्स आ सकती हैं इंटरनेट को लेके। तो कई बार स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं कि डेटास दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और आपको मेंस में भी हेल्पफुल है कि अगर आप लिखना चाहें कि 100 में से 40 लोग तो ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं, उनके पास इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक वो एयर बबल्स के साथ था कि वो इंटरनेशनल पेज पे एयर बबल वाला का था कि वॉर्सो और पोलैंड, तो वैसे ही बता रहा हूँ, हो सकता है आप सबको पता ही हो। एयर बबल बेसिकली क्या एक अग्रीमेंट है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो याद रखिएगा 2 कंट्रीज़ के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है कि भैया तेरे मेरे बीच में हम मैं सेफ़ मानता हूँ तेरी कंट्री को, वो कहता है मैं तेरी कंट्री को सेफ़ मान रहा हूँ। ये पेंडेमिक सिचुएशन में आया है बेसिकली, तो हम एक दूसरे को अलाउ कर देते हैं कि आपके पैसेंजर्स मेरे यहाँ आ सकते हैं, मेरे पैसेंजर्स आपके यहाँ जा सकते हैं। बीच में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ़्लाइट्स शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक बिजनेस पेज पे था केन्स का। केन्स का हम आप जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग डिक्लेरेशन, ये सब पढ़ा था। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने सब पढ़ लिया था कि उनके अवार्ड्स का क्या वो है इम्पैक्ट, मतलब वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव अ गुड डे एंड लाइक करो, शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है तो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय।